और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है कि अशरफ के साले की इनामी राशि जो है वो इस वक्त बढ़ा दी गई है। सद्दाम पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सद्दाम पर पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन अब इनाम की जो राशि है उसे बढ़ा दिया गया है। सद्दाम के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सद्दाम पर पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और अब इनाम की राशि को यह बढ़ा दिया गया है। 50,000 रुपए इस राशि को कर दिया गया। सद्दाम के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि सद्दाम माफिया अशरफ का साला है। तो आपको बता दें कि सद्दाम के खिलाफ गैर जमानती वारंट इस वक्त जारी किया गया है और अशरफ के साले की जो इनामी राशि है वो बढ़ा दी गई है। 25,000 रुपए पहले इनामी राशि थी और अब इसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं प्रयागराज से ही, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुड्डू मुस्लिम के मकान के ध्वस्तीकरण का नोटिस इस वक्त चस्पा कर दिया है। यह सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चक्र निरातुल मोहल्ले में गुड्डू मुस्लिम का ये घर है। आपको बता दें कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद से गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहा है। हालांकि उस पर इनाम की राशि भी घोषित की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक गुड्डू मुस्लिम तक नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये नोटिस चस्पा किया गया है गुड्डू मुस्लिम के घर के बाहर। 18 अप्रैल तक अवैध निर्माण को ढहाने का मौका भी दिया गया था। आज 18 अप्रैल है और अब मियाद पूरी होने के बाद पीडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी सबकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी इसी से जुड़ी है, जहां एसआईटी ने दर्ज किए हुए, आपको बता दें कि सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिसकर्मियों को अलग अलग बैठा करके ये बयान दर्ज किए गए हैं। दरअसल शूटआउट के समय जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एसआईटी को इस पूरी घटना की जानकारी दी। एक एक वक्त पर क्या क्या हुआ, किस समय फायरिंग हुई, और ये तमाम सवाल इस घटना से जुड़े हुए इन सभी पुलिसकर्मियों से किए गए। अलग अलग पुलिसकर्मी को बिठा करके इस तरीके के सवाल किए गए। गोली चलाते समय सबसे पहले किसने आरोपियों को पकड़ा, यह भी एसआईटी ने ये सवाल पुलिसकर्मियों से किया है। साथ ही एसआईटी ने पूछा कि सरेंडर के बाद वहां पर क्या क्या सामान वहां से बरामद किया गया है। ये सवाल भी उन सभी पुलिसकर्मियों से किया गया जो अतीक अहमद की सुरक्षा में लगे हुए थे। वहीं एसआईटी का सवाल है कि पकड़े जाने के बाद में आरोपियों ने क्या क्या बताया है, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद में जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जब हत्या की गई इन तीन आरोपियों की तरफ से, तो उसके बाद में इन तीनों को तुरंत ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद में अब उन पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, वो सवाल एसआईटी ने किया है इन सभी पुलिसकर्मियों से। एसआईटी ने पूछा है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए कहां रुके थे, घटना को अंजाम देने के लिए कौन सी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम सवाल एसआईटी इस वक्त कर रही है उन पुलिसकर्मियों से जो अतीक अहमद और अशरफ की सुरक्षा में लगे हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की रिमांड में था अतीक अहमद और अशरफ। जो पुलिस इस दौरान कहीं ना कहीं लगातार पूछताछ इन दोनों से कर रही थी और इस दौरान उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था और तभी वहां पर ये पूरी वारदात होती है। तीन लोग वहां पर पहुंचते हैं और अशरफ और माफिया अतीक की हत्या कर देते हैं, जिसका वीडियो हम सभी ने देखा है किस तरीके से यह हत्या की गई। लाइव कैमरे के पर सभी ने उन तस्वीरों को देखा था। लेकिन अब फिलहाल इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है और उसके बाद में अब एसआईटी जो है वो एक एक पुलिसकर्मी से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि इस घटना के बाद में, इस हत्याकांड के बाद में उन सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल ही सस्पेंड कर दिया गया था जो अतीक अहमद और अशरफ की सुरक्षा में लगे हुए थे। और अब उन एक एक पुलिसकर्मी से पूछताछ एसआईटी की टीम कर रही है। इस पूरी वारदात से जुड़ी हुई एक एक सवाल उन सभी पुलिसकर्मियों से अलग अलग पूछा जा रहा है। एसआईटी का सवाल है कि गोली चलाते समय आरोपियों
किस आरोपी ने सबसे पहले गोली चलाई, उनको सबसे पहले किसने पकड़ा, जब सरेंडर किया गया तो क्या क्या सामान वहां से बरामद किया गया, पकड़े जाने के बाद में आरोपियों ने पुलिस को क्या क्या बताया है कि वो कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों इस हत्या को अंजाम दिया, इस तरीके के तमाम सवाल आरोपियों से भी पूछे गए होंगे। तो उससे जुड़े हुए तमाम सवाल कहीं ना कहीं अब एसआईटी कर रही है इन पुलिस कर्मियों से। तो एसआईटी ने सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मियों के जो बयान है उनको अब दर्ज कर लिया है। पुलिसकर्मियों को अलग अलग बैठा करके ये बयान दर्ज किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? एसआईटी जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है, एक एक पुलिसकर्मी को अलग अलग बैठा करके एसआईटी इस वक्त पूछताछ कर रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अतीक और अशरफ के शूटआउट के बाद लगातार जो है पुलिस की टीमें हों, एसटीएफ की टीमें हों, पड़ताल कर रही हैं। इसी बीच एसआईटी की अगर हम बात करें तो एसआईटी ने भी आज सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से पूछताछ की है और उनके बयान दर्ज कराए हैं। कहीं ना कहीं सभी पुलिसकर्मियों को अलग अलग बैठाकर बयान दर्ज कराए गए हैं। जिस समय 15 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे कॉलबिन अस्पताल में इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस समय जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे उनकी लोकेशन क्या थी, पोजीशन क्या थी, जब शूटर जो है शूट कर रहे थे उस समय वो पुलिसकर्मी कहां मौजूद थे, ऐसे तमाम सवाल जो है एसआईटी की टीम ने सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से पूछे हैं और उनके बयान नोट किए हैं। दूसरी ओर बयान नोट करने के बाद एसआईटी की टीम जो प्रतापगढ़ जेल के लिए निकल गई है, जहां पर तीनों आरोपियों को रखा गया है जेल की बैरक में। हालांकि सभी जो तीनों आरोपी हैं उनको अलग बैरक में रखा गया है, हाई सिक्योरिटी बैरक रखा गया है। उनसे भी आज एसआईटी कई सवाल पूछ सकती है कि इस शूटआउट के पीछे किसका हाथ था। जो पिस्टलें, जिगाना मेड पिस्टलें जिनकी लगातार जिक्र हो रहा है, तमाम पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार जिगाना मेड पिस्टल का नाम सुना है। उन पिस्टलों को कौन मुहैया करा रहा था? हालांकि पंजाब से लगातार इसके तार जुड़ रहे हैं, चाहे वो चड्ढा गैंग हो या फिर गुरजंट सिंह हो जो बड़े हथियारों का सप्लायर माना जाता है। तमाम लोगों से इनके तार जुड़े हैं और मुख्तार माफ कीजिएगा अतीक और अशरफ जिस तरीके बात लगातार जो है एसआईटी की टीमें पड़ताल कर रही हैं। अभी अगर हम कुछ देर पहले की बात करें तो मैं जिस इलाके में मौजूद हूं, अतीक और अशरफ के वकील का ये घर सामने है। इसी जगह पर कुछ 2 बम मारे गए थे। हालांकि बम मारने वाला व्यक्ति जो है यहाँ पर पैदल आया था। कहीं ना कहीं अतीक के वकील से जब हमने बात की है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के लिए ये या फिर डर पैदा करने के लिए इस तरीके की घटना को क्रिएट किया गया है। लेकिन जो बमबाज था वो पैदल आया था। आसपास के मोहल्ले के लोग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि घर के बाहर खड़े हैं। जब बम मारा गया था तो यहाँ पर जो गुबार था धुएं का वो छतों के ऊपर दिखाई दिया था। तो ये वकील का घर है। इसी घर के बाहर अब से कुछ देर पहले जो है बम मारे गए थे। देखिए, पुलिस ने 2 स्पॉट बनाए हैं। एक ये छोटा सा स्पॉट है, एक उसके आगे बड़ा स्पॉट है। हालांकि इससे पहले हमने दिखाया था कि बम में जो उपयोग किया गया छर्रा था वो यहाँ पर पड़ा था। तो ये तस्वीरें लगातार प्रयागराज से न्यूज़ वन इंडिया पल पल की पहुँचा रहा है, चाहे वो एसआईटी से जुड़ा हुआ मामला हो, शाइस्ता के फरार होने का मामला हो, शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमों के द्वारा अलग अलग कॉम्बिंग करने का मामला रहा हो, अतीक के वकील के घर के बाहर बम चलाने का मामला रहा हो। तो तमाम मामलों को लगातार जो है पल पल न्यूज़ वन इंडिया दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि प्रयागराज में किस तरीके का माहौल है। हालांकि अब से कुछ देर पहले पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौके पर आए थे। उसके अलावा फॉरेंसिक की टीम के लोग यहाँ पर आए थे। ये गली है, आपको गली के बाहर दिखाता हूँ कि गली के बाहर एक मेन रोड है और मेन रोड से ही शायद जो हम बम चलाने वाला व्यक्ति था वो अंदर आया था। तो अभी भी पुलिस के कई अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और फॉरेंसिक टीम जो आई थी वो यहाँ से जो है नमूना कलेक्ट करके गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे प्रकरण को लेकर तो लगातार सुबह से हर जगह से पुलिस बल मौजूद था। लेकिन इस समय अगर हम बात करें, इससे पहले भी वकील का बयान आया था कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ का लगातार वो केस की पैरवी कर रहे थे और कल भी उन्होंने बयान जारी किया था, चाहे वो बंद लिफाफे का मामला हो, लेटर का मामला हो। उसके बाद से वकील भी लगातार ये कह रहा है कि उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि वो अतीक और अशरफ की प्रभावी पैरवी कोर्ट में कर रहे थे। ऐसे में उनकी भी जान माल का खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। फिलहाल ये कर्नलगंज इलाका है और इस इलाके के अंदर ही जो अतीक और अशरफ के वकील हैं उनका घर है। हालांकि जब वारदात यहाँ पर हुई उस दौरान जो है जब वकील साहब घर में मौजूद नहीं थे, उनके परिवार के लोग थे, जब उनको इस बात की जानकारी हुई तो हाई कोर्ट से कई और वकील यहाँ पर पहुँचे थे और अभी भी कुछ वकील घर के अंदर मौजूद हैं।
तो अब अपने सहयोगी से कहूंगा कि बाहर की वो तस्वीरें दिखाएं कि बाहर मेन रोड है, इसी रोड से जो बमबाज था कहीं ना कहीं बताया जा रहा है इसी रोड से वो अंदर पैदल इंटर करता है। झोले में उसके बम थे, कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम जिस तरह बताया जा रहा से है उमेश कि पाल जो हत्याकांड के दिन हिस्ट्री झोले हर्षित है उसकी तरफ से ये बमबाजी की गई है, जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि दहशत फैल सके माहौल में, पूरा जो वहां का माहौल है। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जो लोग हैं इस वक्त उनके अंदर किस तरीके का माहौल है, क्या डर है इस तरीके की चीजों को लेकर के, जो बमबाजी इस वक्त की गई है, देसी बम जिस तरीके से फेंका गया है? देखिए बिल्कुल, अगर हम आसपास के लोगों की बात करें तो आसपास के लोग भी अपने घरों से निकले हैं और हर्षित सोनकर की खास तौर पर बात की जाए जो हिस्ट्री सीटर है, हालांकि इस बमबाजी के मामले में हर्षित सोनकर का भी नाम निकलकर सामने आया है, लेकिन जो वकील हैं जिनके घर के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया है उनकी अगर हम माने तो वो बमबाज को पहचानते नहीं हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल जो बयान है वो जारी नहीं किया गया है, जिससे ये साफ होता है कि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि इस बमबाजी कांड के पीछे किसका हाथ है। हालांकि पिछले 3 दिनों की बात करें तो पुलिस की मुस्तैदी के कारण प्रयागराज में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रही, क्योंकि लगातार जो है 2 दिन तक इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया था ताकि अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म ना होने पाए, जिससे माहौल खराब ना हो। लेकिन अब से कुछ देर पहले की बात करें तो कर्नलगंज इलाके में जिस तरीके से बेखौफ होकर बम फेंका गया है, जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं डर का माहौल, भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और इस पूरे मामले से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले न्यूज़ इंडिया तक पहुंचाइए।